जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को कवर कर रहे हैं। तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का सेकंड चैप्टर यानी कि फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, उसका ये सेकंड पार्ट है। याद कीजिए, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था: एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और इकोलॉजिकल सक्सेशन। एनर्जी फ्लो को हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया है। अब आज के इस लेक्चर में हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन को कवर करेंगे और इसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसी तरह आपको तैयार रहना है क्योंकि काफी मजेदार वीडियो होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। बायोजियो केमिकल साइकिल। देखिए, साइकिल मतलब उस साइकिल की बात नहीं हो रही है घुइया घुइया पैडल मारो घुइया घुइया और फिर हम कहीं पहुंच गए, वो साइकिल की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर साइकिल हो रहा है कि कैसे कोई चीज जहां से शुरू होती है अपना काम करके दोबारा उसी जगह पर आ जाती है, उसे हम कहते हैं साइकिल। मतलब सोचिए कि एक कोई चीज है, ये चीज यहां से शुरू हुई, यहां किसी चीज के उपयोगी पड़ी, देन यहां गई, वहां उस चीज की उपयोगी पड़ी एंड देन फिर वापस उसी जगह पर अपनी जगह पर आ गई। इसे हम कहते हैं साइकिल। अब यहां पर हम बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में देखने वाले हैं। देखिए, साइकिल को समझने से पहले हमें पहले ये पता रहना चाहिए कि हमें किस चीज की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? तो इंसानों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है एनर्जी की। तभी तो हम बोलते हैं ना कि दिस इज अ सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। एनर्जी हमें बहुत जरूरी है क्योंकि एनर्जी के साथ ही हम काम कर सकते हैं। अगर एनर्जी ना हो तो हम काम ही नहीं कर सकेंगे, पढ़ ही नहीं पाएंगे, यूपीएससी एग्जाम या फिर कोई स्टेट पीएससी एग्जाम क्लियर ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है एनर्जी। अब एनर्जी कैसे मिलेगी? तो यहाँ पर अलग अलग रास्ते होते हैं एनर्जी लेने के, है ना। अभी तो एनर्जी ड्रिंक्स भी आ गए हैं, लेकिन अगर हम रॉ तरीके से देखें तो किस चीज की जरूरत होती है? तो इनको अगर एनर्जी चाहिए तो इनको झाड़ पत्ती जो है वो खाना पड़ेगा, मतलब जो वेजिटेबल्स है वो खाने पड़ेंगे, फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, है ना, ये सब खाना पड़ेगा। या तो इनके पास दूसरा ऑप्शन भी है कि वो नॉन वेज की तरफ जा सकते हैं, चिकन मटन, है ना, फिश, ये सब चीजें खा सकते हैं जिससे कि उनको एनर्जी मिल जाएगी। अब सोचिए कि अगर ये झाड़ पत्ती खाते हैं तो ये जो झाड़ पत्ती है, इससे अगर इनको एनर्जी मिल रही है तो फिर झाड़ पत्ती के अंदर भी कुछ एनर्जी होगी। उनको वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है? याद कीजिए पिछला लेक्चर, कहाँ से मिलती है? तो वो मिलती है उनको सूर्य से। मतलब सूर्य से एनर्जी मिलेगी इन पेड़ पौधों को और फिर पेड़ पौधे खाने की वजह से एनर्जी मिलेगी इंसान को। अब अगर वो चिकन को खाते हैं तो क्या चिकन को भी सूर्य से एनर्जी मिलती है? जी नहीं। उनके पास कोई फोटोसिंथेसिस वाली कोई ये नहीं है कि वो खुद का खाना खुद बना लेंगे। ऑटोट्रॉप्स नहीं है वो, ठीक है, तो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं। तो फिर जो हेन है उनको कहां से अपनी एनर्जी मिलेगी? उनको मिलेगी घास फूस से, जो घास फूस है वहां से मिलेगी। अब अगर हम फर्स्ट वाला हमारा सिनारियो देखते हैं तो यहाँ पर सूर्य से इन झाड़ पौधों को एनर्जी मिल रही है और फिर यहाँ से इंसान को एनर्जी मिल रही है। तो इंसान यहाँ पर सेकेंड लेवल पर आ गया है ना। यहाँ पर इंसान सेकेंड लेवल पर है। मतलब ये क्या हो गए? ये तो मतलब खुद बनाने वाले लोग हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए, है ना, जो कंज्यूमर, क्योंकि ये तो प्रोड्यूसर है और ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए। लेकिन अगर हम यहाँ पर आते हैं, जब वो चिकन खा रहा है तो यहाँ पर चिकन को एनर्जी मिल रही है इन पेड़ पौधों से, पेड़ पौधों को मिल रही है सूर्य से। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो इंसान है वो कौन से लेवल पर आ रहा है? ये हो गए प्रोड्यूसर, ये हो गए प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर। मतलब यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर पर इंसान जो है वो आ गया है। तो इस तरीके से इंसान जो है उसको एनर्जी मिलती है। ये तो हम सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से पता है। मतलब अगर हम यहाँ पर जो हेन है, ठीक है, हेन को यहाँ पर इसने खाया था, लेकिन सोचिए कि अगर हेन को इसे नहीं खा पाया और हेन की डेथ हो जाती है तो फिर क्या होता है? डेथ के बाद अगेन ये जो हेन है ये मिट्टी में मिल जाती है एंड देन मिट्टी के जरिए डिकम्पोजिशन, ये सारी प्रोसेस जो है वो हमें देखने को मिलती है ना। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो हमें देखने को क्या मिलता है कि लिविंग वर्ल्ड, जो लिविंग वर्ल्ड है वो डिपेंड है एनर्जी फ्लो पर। जो न्यूट्रिएंट है वहां पर उनको मिलने के लिए एनर्जी फ्लो जो है वो बहुत जरूरी है। और ये एनर्जी फ्लो के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत पड़ती है ना। तो न्यूट्रिएंट जो है वो कैसे सर्कुलेट होंगे, जो न्यूट्रिएंट्स है वो कैसे सर्कुलेट होंगे, ये भी यहाँ पर हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर बायोजियोकेमिकल साइकिल जो है वो पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये एलिमेंट्स है, कंपाउंड्स है जो 97% ऑफ द मास हमारी जो बॉडी है उसका ये कवर करते हैं। लेकिन सवाल यही आता है कि ये सब हमें मिलते कैसे हैं, मिलते कहाँ से है, कैसे हमें प्राप्त होते हैं? झाड़ों में जो भी हम खाते हैं उसमें होते होंगे ना। तो फिर जो भी हम खाते हैं, समझ लीजिए अगर हम वेजिटेबल्स खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, तो उनको कैसे मिलते हैं? अगर वो एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो उनको कैसे मिलते हैं?
यही यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब जो है वो हमें ढूंढना है, और ये जवाब अगर हम ढूंढ लेंगे तो हमारा बायो जियो केमिकल साइकिल पूरा हो जाएगा। ये जो एलिमेंट्स है, ये जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स है, ये हमेशा सर्कुलेशन में रहते हैं, फ्रॉम नॉन लिविंग टू लिविंग, और फिर से नॉन लिविंग में चले जाते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं ना कि साइकिल पूरी हो रही है, नॉन लिविंग से निकले, लिविंग बीइंग में आ गए, फिर से नॉन लिविंग में चले गए। इस तरीके से एक साइकिल जो है वो इकोसिस्टम की यहाँ पर पूरी होती है। ये जो सर्कुलर फैशन है उसको बोलते हैं बायो जियो केमिकल साइक्लिंग। बायो मतलब लिविंग, जियो मतलब एटमॉस्फेयर, समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो लिविंग, एटमॉस्फेयर, केमिकल साइकिल जो होती है उसे हम कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। यहां तक का समझ में आ गया? मतलब यहां तक एक सिंपल सी चीज है कि यहां तक यह है कि इंसानों को एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना। एनर्जी जो है वो अलग अलग सोर्सेस के थ्रू लेते हैं, लेकिन ये जो सोर्सेस है यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स है वो कैसे आएंगे? तो वो यहाँ पर सर्कुलेट होते रहते हैं, नॉन लिविंग से इनके पास लिविंग के इसमें आ जाएंगे, देन फिर से नॉन लिविंग जो है वहां पर चले जाएंगे। तो ये जो पूरी साइकिल है इसी को हमें यहाँ पर पढ़ना है। कितनी इंपॉर्टेंट है देखिए, कि अगर ये साइकिल ना हो तो हमें जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स है वो मिल ही नहीं पाएंगे, हम कितने वीक रहेंगे। समझ रहे हो निसर्ग का खेल? समझ रहे हो कि अपने आप यहाँ पर जो साइकिल है वो पूरी होती है, हमें जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए अपने आप मिल जाते हैं, अनलेस हम अगर खुद उसका त्याग ना कर देंगे, नहीं बा हमें चाहिए ही नहीं। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग अगर हम देखें, जैसा मैंने आपको कहा कि प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, इसे थियोरी भी यहाँ पर बहुत जरूरी है। न्यूट्रिएंट साइकिल जो है कॉन्सेप्ट है जो डिस्क्राइब करता है कि कैसे न्यूट्रिएंट जो है वो यहाँ पर फिजिकल एनवायरनमेंट से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरफ जाते हैं एंड देन रिसाइकल होके फिर से फिजिकल एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। मतलब यहाँ पर जो हमारा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट से हमारे अंदर आते हैं एंड देन हमारे अंदर से फिर से एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। ये है न्यूट्रिएंट साइकिल। तो ये कैसे होता है? ये जो मूवमेंट है न्यूट्रिएंट्स की, एनवायरनमेंट इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड फिर से एनवायरनमेंट में चले जाना, ये काफी एसेंशियल है हमारे लाइफ के लिए। अगर ये इस तरीके की साइकिल ना हो तो हम जिंदगी जी ही नहीं पाएंगे, हम यहाँ पर जिंदा रह ही नहीं पाएंगे। सिर्फ ऑक्सीजन की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी भी हमें जरूरत है जिंदा रहने के लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए। और ये जो साइकिल है अगर ये ना हो तो फिर हम जिंदा रह ही नहीं सकते। अब आपको लगेगा कि इंसान जो है वो तो कितना श्रेष्ठ है, इंसान आराम से ये जो साइकिल है वही खुद पूरी करता होगा। बिल्कुल नहीं, ये नैसर्गिक साइकिल जो है उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि नैसर्गिक तरीके से कैसे साइकिल पूरी होती है ना। कोई भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में यहाँ पर ऑर्गेनिज्म सस्टेन्ड मैनर में रहने के लिए न्यूट्रिएंट साइकिल जो है वो बैलेंस और स्टेबल रहना जरूरी है। जहां पर न्यूट्रिएंट साइकिल बैलेंस और स्टेबल नहीं है वहां पर ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमंस नहीं रह सकते। इतना जरूरी है न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो है टिपिकली स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स के इससे हम समझ सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर वेग ले लेंगे कि और ये ऐसी पूरी न्यूट्रिएंट साइकिल चलती है। हाँ, हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देखेंगे और वो न्यूट्रिएंट किस तरीके से साइकिल रिसाइकल होते हैं उस पैटर्न को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम टाइप देखते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल के, तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट पीरियड के बेस पर न्यूट्रिएंट साइकिल जो है रेफर किया जाता है एज अ परफेक्ट और इम्परफेक्ट साइकिल। कोई परफेक्ट होती है, कोई इम्परफेक्ट होती है। परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल जो है वो साइकिल है जिसमें न्यूट्रिएंट रिप्लेस होते हैं एज फास्ट एज दे आर यूटिलाइज। जितना वो यूटिलाइज हो रहे हैं, समझ लीजिए यहाँ पर अगर 100 यूनिट है और ये यूटिलाइज हो रहे हैं समझ लीजिए 50, तो फिर से 50 जो है वो वापस बैक जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर जो कांस्टेंट यहाँ पर नंबर है वो मेंटेन रह रहा है, उसे हम कहते हैं परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल। इम्परफेक्ट मतलब क्या है? इम्परफेक्ट मतलब जहां पर वो जितना वो यूटिलाइज हो रहा है उस तरीके से फिर से रिप्लेस नहीं हो पा रहा है, उसे हम कहते हैं इम्परफेक्ट। परफेक्ट वाली कौन सी है? मोस्ट गैसियस साइकिल जो है, गैसियस साइकिल, वो परफेक्ट साइकिल जो है वो मानी जाती है। ठीक है। और सेडिमेंट्री साइकिल अगर हम देखते हैं तो रिलेटिवली इम्परफेक्ट उनको माना जाता है, क्योंकि जो सेडिमेंट्स है वो मोस्टली रॉक्स ये सब में पाए जाते हैं। तो अगर वेदरिंग हो जाती है तो उतना तेजी से फिर से रॉक बन जाता है क्या? रॉक के अगर टुकड़े हो गए तो फिर से रॉक उसी तरह वैसा ही बन जाता है क्या वहां पर? नहीं, काफी वक्त भी लगता है, अलग अलग प्रोसेस से वो गुजरना पड़ता है, ज्योग्राफी में हमने देखा हुआ है। लेकिन वही गैसियस साइकिल अगर हम देखें, गैस यहाँ से निकली, यहाँ से पास हो गई, फिर से एनवायरमेंट में चली गई, तो मतलब ये क्या है, ये फटाफट जाती है। इसलिए अगर आप देखोगे तो मोस्टली जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस का रेशियो है, वो भले ही नाइट्रोजन बोलिए, ऑक्सीजन बोलिए, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है ना। ऑक्सीजन अगर आप देखो 21% हमेशा कांस्टेंट हमें देखने। क्यों? क्योंकि रिप्लेसमेंट रेट जो है काफी फास्ट होता है, इसलिए गैसियस साइकिल जो है ये काफी परफेक्ट इसको माना जाता है। तो यहाँ पर गैसियस साइकिल जहाँ पर रिजर्वायर इन द एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, सेडिमेंट्री साइकिल जहाँ पर रिजर्वायर जो है अर्थ क्रस्ट में है। इसलिए मतलब यहाँ पर रिजर्वायर जहाँ से सब कुछ निकल रहा है वो कहाँ पर है? एटमॉस्फेयर में। गैसियस साइकिल का गैस वहां है ना,
और वही अगर सेडिमेंट्स देखें हम तो वहाँ रॉक्स में हमें देखने को मिलते हैं। तो रिजर्वायर कहाँ पर है? रॉक में हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम आते हैं गैसियस साइकिल पर। गैसियस साइकिल में हमें वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल, ये 3 साइकिल हमें पढ़नी है। तो वाटर साइकिल तो बहुत ईजी है, मतलब बचपन से हम ये पढ़ते आ रहे हैं। बचपन से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि पानी जो है जमीन का फिर ऊपर जाता है बादल बनकर, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ से वाफ बनकर फिर ऊपर जाता है, कंडेंस होता है, बादल बनते हैं, फिर पानी नीचे आता है। तो यही है वाटर साइकिल। एकदम सिंपल है ना? मतलब बेसिकली वाटर साइकिल अगर हम देखें तो क्या है, यहाँ पर जो भी पानी है, ओशन में बोलिए, नदियों में बोलिए, है ना, जो लेक्स है वहां पर बोलिए, वहां से पानी क्या होता है, वहां से पानी का मतलब समझ लीजिए इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन होता है, बादल बनते हैं, बादल बनने के बाद क्या होता है, अगेन प्रेसिपिटेशन हमें देखने को मिलता है ना? मतलब जो पानी यहाँ था, यहाँ से ऊपर गया और फिर वही बारिश बनकर अलग अलग जगहों पर। समंदर तो सिर्फ यहाँ पर है ना? समंदर सिर्फ यहाँ पर है, और समंदर का पानी ही अगर यूज करना रहा तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, पीने के लिए नहीं मिलेगा, इरिगेशन में यूज करने के लिए नहीं मिलेगा, खेती बाड़ी कैसे होगी, है ना? तो इससे क्या है कि यहाँ से पानी जो है वो गया, एंड देन उसके बाद ट्रांसपोर्ट हुआ। ट्रांसपोर्ट होता है, क्लाउड जो है वो इधर उधर ट्रांसपोर्ट होते हैं, और फिर इवनली या अनइवनली जहां पर भी पानी जो है वो गिराना है वहां पर पानी हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमें वाटर साइकिल जो है वो देखने को मिलती है। समझ रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट है वाटर साइकिल भी? कि अगर हमारे यहाँ बारिश नहीं गिरती तो रेगिस्तान में सोचिए सरवाइव करना कितना मुश्किल होता है ना? तो ये है वाटर साइकिल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर उसका थियरी पार्ट जो है यहाँ पर दिया हुआ है, मैं इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है पर्टिकुलरली थियरी, जिससे कि आप थियरी अगर आपको पढ़ना है तो थियरी आप आराम से देख सकते हो, वहां से पढ़ सकते हो कि वाटर जो है इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम, है ना? तो यहाँ पर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर अर्थ एटमॉस्फेयर सिस्टम में, जो सोलर एनर्जी से ड्रिवन है। सोलर एनर्जी क्यों? क्योंकि सन जो है वो यहाँ पर इवेपोरेशन कराता है, फिर उसके बाद यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन के बाद यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब बारिश होती है ना? वाटर जो है ऑन अ प्लैनेट ये स्टोर होता है मेजर रिजर्वायर्स में, एटमॉस्फेयर, ओशन, लेक्स, रिवर, सॉइल, ग्लेशियर, स्नोफील्ड, ग्राउंड वाटर। वाटर जो है एक रिजर्वायर से बाकी दूसरे इसमें जाता है। कैसे? इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, डिपोजिशन, रन ऑफ, इनफिल्ट्रेशन, अंडर ग्राउंड वाटर फ्लो, इसके थ्रू वो अलग अलग जगहों पर ट्रांसपोर्ट होता है ना? तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। अभी ग्राउंड वाटर जो है उसका डिप्लीशन काफी तेजी से हमारे यहाँ पर भारत में हमें देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो एनवायरमेंट में भी आता है, उसी के साथ साथ सोसाइटी में भी आता है ना, जियोग्राफी में भी आता है। तो अलग अलग अगर हम टॉपिक्स देखते हैं तो उसमें ग्राउंड वाटर डिप्लीशन जो है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है। प्लस जो बारिश है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से बारिश है वो काफ़ी अनइवन हो जाती है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश थी वहाँ पर बहुत कम हो गई है, जहाँ पर बहुत कम बारिश थी वहाँ बहुत बाढ़ आना शुरू हो गई है। तो ये भी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है कंटिन्यूसली, इसे हम कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर कार्बन साइकिल पर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अभी मैं जब बोल रहा हूँ तो मैं बोलते समय एक्सेल क्या कर रहा हूँ? कार्बन डाइऑक्साइड। इनहेल क्या कर रहा हूँ? ऑक्सीजन, है ना? मतलब एक इंसान जो है, एक इंसान अगर हम देखें तो इनहेल करता है ऑक्सीजन एंड एक्सेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड। समझ रहे हो? एंड वही अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब अंदर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सेल करते हैं ऑक्सीजन। हम बोलते हैं कि जो ऑक्सीजन है ये जीने के लिए बहुत जरूरी है। अगर ऑक्सीजन पूरी तरीके से खत्म हो गया तो इंसान खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी खत्म हो जाता है तो भी यहाँ पर हमारा जीवन जो है नष्ट ही होने वाला है, क्योंकि फिर पूरा प्रलय, मतलब ये जितनी भी गैसेस है, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, ये सब इतने इंपॉर्टेंट है और जो मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं वो मात्रा इतनी परफेक्ट है। तो आप सोचिए पूरी सृष्टि जो है कितनी परफेक्टली हमें देखने को मिलती है ना? तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, जो ऑक्सीजन है वो हम इनहेल करते हैं, बराबर है, एंड देन एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के पास, जो प्लांट्स है वो इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेल करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है ह्यूमंस के पास। इस तरीके से सर्कुलेशन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कार्बन अगर हम देखते हैं माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे एटमॉस्फेयर का एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ज्यादा प्रमाण, सबसे ज्यादा प्रमाण पर नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, और फिर 1% में छोटी मोटी जो गैसेस है वो सब हमें देखने को मिलती है।
लेकिन बिना कार्बन डाइऑक्साइड के लाइफ जो है वो एग्जिस्ट हो ही नहीं सकती थी। हम सिर्फ समझते हैं कि ऑक्सीजन के बिना लाइफ एग्जिस्ट नहीं हो सकती थी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के बिना भी लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं हो सकती थी, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसके प्रोडक्शन के लिए काफी वाइटल है थ्रू फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स, और प्लांट्स अगर नहीं होते तो हम भी नहीं होते, है ना। तो ये चीज यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कार्बन साइकिल किस तरीके से होती है। यहाँ पर हम एनिमल रेस्पिरेशन, ह्यूमंस जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं, एंड देन उसके बाद यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के लिए जो ऑक्सीजन है वो एक्सेल करते हैं, एंड देन वही ऑक्सीजन जो है हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो इस तरीके से कार्बन साइकिल जो है वो हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स, डिकम्पोजिशन, डेड वेस्ट, ये भी इसके थ्रू भी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से भी जो है वो कार्बन निकलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर कार्बन जो है पूरी तरीके से सर्कुलेट होता है। इसलिए हम बोलते हैं ना कार्बन सिंक। कार्बन सिंक अगर आपने न्यूज में सुना हो, कार्बन सिंक कई बार न्यूज में रहता है। ये क्या होता है, देखिए क्या है कि फैक्ट्रीज ये सब जो है, जो इंडस्ट्रीज है, ये भी कार्बन इमिट करती है, कार्बन का इमिशन करती है। अब ये कार्बन का इमिशन कौन कैप्चर करेगा, तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं कौन कैप्चर करता है, ट्रीज कैप्चर करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, जितने ज्यादा प्लांट्स रहेंगे उतना ज्यादा कार्बन जो है उसको सिंक अपने तरफ ले लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जाता है कि कार्बन सिंक अगर बढ़ाना है, मतलब कार्बन सोखने की क्षमता अगर हमारे पृथ्वी की बढ़ानी है, तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ जो है वो उगाने चाहिए। जिससे क्या होगा, ज्यादा जो कार्बन निकल रहा है, क्योंकि कार्बन अगर एटमॉस्फेयर में घूमता रहेगा तो बहुत हानिकारक है, हमारे लिए बहुत खतरा है। तो उससे बचने के लिए हमें यहाँ पर ज्यादा ट्रीज जो है वो प्लांट करने पड़ेंगे। क्लियर है। तो कार्बन साइकिल यहाँ पर थियोरी जो है वो आप देख सकते हो। कार्बन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर मेनली इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। मेनली वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रहता है। कार्बन साइकिल, इसमें कंटिन्यूअस एक्सचेंज जो है कार्बन का वो हमें देखने को मिलता है एटमॉस्फेयर और ऑर्गेनिजम्स के बीच में। कैसे, एटमॉस्फेयर से जो कार्बन है उसका एक्सचेंज हमें देखने को मिलता है। कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ये ग्रीन प्लांट्स की तरफ जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और वो कार्बन जो है उसको सोक करते हैं, एंड देन ऑक्सीजन जो है उसको इमिट करते हैं। ऑक्सीजन जो इमिट कर रहे हैं वो ह्यूमंस लेते हैं, है ना। रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, रिटर्न बैक टू द एटमॉस्फेयर, फिर से एटमॉस्फेयर में चल जाता है। अब यहाँ पर डीप ओशन सच एज कार्बन कैन रिमेन बरीड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। जो कार्बन सिंक की मैं बात कर रहा था, कार्बन सिंक क्या सिर्फ पेड़ उगाने से ही होता है? नहीं, ओशन में भी कार्बन जो है वो यहाँ पर रहता है, उसमें मिलियंस ऑफ ईयर्स तक कार्बन जो है वो कैप्चर्ड रहता है। तो मतलब कार्बन सिंक में हम जो वाटर बॉडीज है उसको भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है। सेडिमेंट्री साइकिल अगर हम देखते हैं, वेयर रिजर्वायर इज द अर्थ क्रस्ट, ये तो खैर हमें पता ही है। ये सेडिमेंट्री साइकिल जो है वो अभी हम बाद में ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी आपको कार्बन साइकिल जो है वो भी अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल मैं बोलूंगा वो है नाइट्रोजन साइकिल, क्योंकि कार्बन साइकिल ऐसा है कि हमें नॉर्मली पता ही है, उसे पूछने लायक कुछ नहीं है, या फिर पूछने लायक हो भी तो हम जनरल नॉलेज के थ्रू, लॉजिक के थ्रू बता सकते हैं। वाटर साइकिल तो मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे, बचपन से देखते आ रहे, एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं, इसलिए उसका भी कोई मतलब बनता नहीं है कि बहुत ही खतरनाक तरीके से कुछ पूछ ले, टेक्निकल चीजें पूछ ले, इसके चांसेस कम होते हैं। लेकिन नाइट्रोजन साइकिल ये हम आंखों से नहीं देख सकते, ये सारी प्रोसेस जो है ये अलग ही तरीके की होती है। इसीलिए नाइट्रोजन साइकिल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकिल है अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से के साथ साथ जो जनरल अवेयरनेस पर्सपेक्टिव, उस पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन साइकिल। इसलिए मैं कोशिश करूंगा, और काफी डिफिकल्ट भी है अगर आप इसको पढ़ने जाओगे, आपको समझेगा नहीं कि यार क्या बोला जा रहा है, किस तरीके से बोला जा रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, काफी मुश्किल है समझना। इससे नाइट्रोजन साइकिल जो है उसको हम थोड़ा काफी अच्छे तरीके से डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए नाइट्रोजन की जब हम बात करते हैं, नाइट्रोजन जो है, जैसे आपने बचपन में केमिस्ट्री में सुना होगा, सिंगल बॉन्ड, जब दो जो एटम्स होते हैं अगर ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं, है ना, डबल बॉन्ड होता है जब दो इस तरीके से जो ये है मिलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर नाइट्रोजन अगर आप देखोगे ना, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करता है। ट्रिपल बॉन्ड जब फॉर्म कर रहा है तो ऐसे सिनारियो में काफी ज्यादा स्टेबल होता है, काफी स्टेबल होता है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन स्टेबल है, वहां तक ठीक है कि नाइट्रोजन तो स्टेबल है, फिर तो अच्छा है ना कि स्टेबिलिटी के साथ सब कुछ चल रहा है। लेकिन प्लांट्स को इसकी जरूरत है, तो ठीक है ना, प्लांट्स को अगर नाइट्रोजन की जरूरत है तो ठीक है, प्लांट्स के पास ये नाइट्रोजन जो है इतना सारा एटमॉस्फेयर में भरा हुआ है, प्लांट जो है वो तो खींच लेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, उसी तरह नाइट्रोजन जो उसको खींच लेंगे।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये नाइट्रोजन इतना स्टेबल है, इसको इस फॉर्म में प्लांट जो है वो नहीं खींच सकते। ये इतना स्टेबल है, इसको प्लांट्स खींच ही नहीं सकते, और बहुत जरूरी है। अगर प्लांट्स नहीं खींचेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब क्या करें? निसर्ग ने इसका सोल्यूशन ढूंढा है। हमें सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ सोल्यूशन पता करना है। नाइट्रोजन जो है इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑफ प्रोटीन, बहुत इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑफ प्रोटीन। जो भी जिम जाते हैं, प्रोटीन का महत्व आप जानते होंगे, कितना इंपॉर्टेंस है प्रोटीन का। तो एसेंशियल कंपोनेंट है नाइट्रोजन, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है सभी लिविंग टिश्यूज के लिए, काफी इंपॉर्टेंट जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये कॉन्स्टिट्यूट करता है नियरली 60% बाय वेट ऑफ ऑल द प्रोटीन। 60% बाय वेट ऑफ ऑल द प्रोटीन नाइट्रोजन जो है, समझो कितना इंपॉर्टेंट है ये। यही जाता है प्लांट्स में, और प्लांट्स को जब हम खाते तो हमें प्रोटीन मिलता है। प्लांट्स में ही अगर ये नहीं पहुंचेगा तो हमें हमारे पास प्रोटीन कैसे पहुंचेगा? लेकिन प्लांट जो है वो इस तरीके से इसको ले ही नहीं सकते हैं, ले ही नहीं सकते भाई। ट्रिपल बॉन्ड है, हाँ, इतना गहरा बॉन्ड हम नहीं तोड़ सकते, प्लांट्स बोलते हैं। तो अब क्या करेंगे? निसर्ग ने इसका तोड़ निकाला, जो नेचर है उसने तोड़ निकाला। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए नाइट्रोजन जो है वो इतने ज्यादा प्रमाण पर है, अगर प्लांट नॉर्मली ले पाते तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं था, फिर तो साइकिल हम ये पढ़ते भी नहीं थे। सीधा सीधा हम बोलते थे कि इतना बड़ा, इतना सारा नाइट्रोजन है, वो जैसा ऑक्सीजन सोक करते हैं, खींचते हैं, वैसे ही नाइट्रोजन खींचते हैं, इतना आसानी से हम पढ़ लेते। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है साहब। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वो यहाँ पर डायरेक्टली प्लांट्स एंड एनिमल्स के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसीलिए तो, नहीं तो फिर क्या है, सीधा लिया नाइट्रोजन, खींच लिया, जिम हुए बराबर बाहर निकले, नाइट्रोजन अंदर जा, जिम खत्म हुए बराबर, ये पूरा प्रोटीन ही प्रोटीन। कितना आसान होता ना, पर ऐसा नहीं हो सकता है। नाइट्रोजन को यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ता है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में। अब ये क्या हमें करना पड़ेगा? ये क्या हमें लैब में जाकर करना पड़ेगा? निसर्ग ने इसका तोड़ निकाला है, नेचर खुद करता है। ठीक है, कैसे? तो ये प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ये प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। कैसे? तो जो प्लांट होते हैं ना, ट्रीज, प्लांट्स जो होते हैं, उनके जो रूट्स है उसमें हमें देखने को मिलते हैं, जो रूट्स है ना उसमें हमें देखने को मिलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या देखने को मिलते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया। अभी जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ना, ये क्या करते हैं? ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, राइजोबियम बैक्टीरिया अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? अमोनिया में कन्वर्ट। ये देखिए, ये कन्वर्ट कर रहा है ना, बराबर घोल घोल के एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गया उसके पास, राइजोबियम बैक्टीरिया ने क्या किया, उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर लिया। तो अब अमोनिया सीधा रूट्स में से अंदर चला जाएगा एंड प्रोटीन बन जाएगा, एंड देन हम खाएंगे तो प्रोटीन मिल जाएगा। नहीं, इतना आसान नहीं है। इसलिए तो नाइट्रोजन साइकिल इसलिए तो इतनी टफ है समझने में भी, क्योंकि एक इसमें उसका काम होता ही नहीं। अमोनिया नहीं ले सकते भाई साहब, अमोनिया नहीं ले सकते, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब क्या होता है? अमोनिया को जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, यहां पर कौन सा बैक्टीरिया था? यहां पर था राइजोबियम बैक्टीरिया। अब ये जो अमोनिया है ये धीरे 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 जाता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के पास। तो अब ये जो अमोनिया है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट्स में, इसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट्स में, और फिर उसके बाद इसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स में। मतलब क्या हुआ? सबसे पहले राइजोबियम बैक्टीरिया जो है, राइजोबियम बैक्टीरिया उसने क्या किया, जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर का उसको कन्वर्ट किया अमोनिया में। फिर अमोनिया को जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट किया पहले नाइट्राइट्स में, फिर नाइट्राइट्स को कन्वर्ट किया नाइट्रेट्स में। अब ये जो नाइट्रेट्स है, इसको जो ये प्लांट्स है ना, ये जो ट्री है, इसके रूट्स अंदर खींच सकते हैं। अब ये खींच सकते हैं, ना ही वो नाइट्रोजन को सीधे तरीके से खींच सकते थे, ना ही वो अमोनिया को खींच सकते थे। अब जब वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो गया तो नाइट्रेट्स को अब वो अपने रूट्स के तहत अंदर खींच सकते हैं, और जब ये अंदर खींचते हैं तो ये बनते हैं सोर्स ऑफ प्रोटीन। और यही सोर्स ऑफ प्रोटीन जब जानवर बोलिए, इंसान बोलिए खाते हैं तो उनके शरीर में प्रोटीन जो है वो आता है। समझ में आया? इस तरीके से जो प्लांट्स हैं उनमें जो प्रोटीन है वो जाता है, मतलब नाइट्रोजन इस तरीके से अंदर जाता है। समझ में आ रहा है? अब ओवर द टाइम जो मतलब ह्यूमंस बोलिए, एनिमल्स बोलिए, जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है ना, एंड उसके बाद जो पत्ते होते हैं ये मर जाते हैं, है ना, डीके होती है, और अमोनिया जो है वो रिलीज होता है। क्या होता है? अमोनिया रिलीज होता है। अब देखिए एटमॉस्फेयर में फिर से नाइट्रोजन कैसा जाएगा? अमोनिया में रिलीज हो जाएगा, अमोनिया रिलीज होगा। फिर जो डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, यहाँ पर फिर एक बैक्टीरिया है अलग प्रकार के, डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं?
ये नाइट्रेट्स बैक टू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट करते हैं। अमोनिया आया, अमोनिया फिर कन्वर्ट हुआ नाइट्रेट्स में, नाइट्रेट्स जो इस्तेमाल करना है ट्री को वो इस्तेमाल हो जाता है, बाकी बचा हुआ जो है फिर नाइट्रोजन में उसको डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं सॉइल के अंदर, नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में चला जाता है। समझ में आया? मतलब क्या होता है? अब यहाँ पर एकदम आसान तरीके से आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, पूरी डायग्राम है, पूरी डायग्राम है किस तरीके से नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो जो नाइट्रेट्स है उसमें कन्वर्ट होता है, एंड देन कैसे जो अमोनिया रिलीज हुआ है डेड प्लांट्स या फिर वेस्ट प्रोडक्ट से वो कैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में फिर से जाता है। तो यहाँ पर देखिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ना, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है। कौन करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया जो रूट्स में हमें मिलता है ना, वो अमोनिया में उसको कन्वर्ट करता है। अमोनिया ट्री सोक कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो फिर ये कहाँ जाएगा? ये नाइट्रेफिंग बैक्टीरिया जो है वो उसको कन्वर्ट करेंगे नाइट्रेट्स में, बराबर है, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करेंगे, और फिर यहाँ पर नाइट्रेट्स को प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब कर पाएंगे, ठीक है, टू मेक प्रोटीन, प्रोटीन बनाएंगे। फिर उसके बाद ये जो प्रोटीन है ये एनिमल जो है वो एनिमल ह्यूमंस ये प्रोटीन खाएंगे, फिर उसके बाद उनका वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो निकलेगा, फिर उसके बाद ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है डीके होने के बाद वो अमोनिया में कन्वर्ट होगा। ये अमोनिया को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो क्या करेगा? वो यहाँ पर कन्वर्ट कर लेगा नाइट्रेट्स में, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके कुछ प्लांट अपने अंदर ले लेगा, और जो बचा हुआ है जो एक्स्ट्रा है वो फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर है। ये जो डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, क्योंकि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है ये जब नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है उसका डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो उसको फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है उसमें कन्वर्ट कर लेता है। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कौन कन्वर्ट करता है? डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। और एक दूसरा भी एक ये है लाइटनिंग सोर्स स्ट्राइक जो है वो भी यहाँ पर सीधा नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके यहाँ पर जो नाइट्रेट्स है उसमें कन्वर्ट करके प्लांट्स उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं, एक तो नॉर्मली अमोनिया में कन्वर्ट करना, नाइट्रेट्स में करना, एक लाइटनिंग स्ट्राइक जो है उसके थ्रू भी यहाँ पर हो सकता है। तो अब पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई एकदम अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन साइकिल थियरी। अब यहाँ पर जो थियरी है नाइट्रोजन साइकिल जो अभी मैंने आपको बताई उसी की थियरी यहाँ पर दी हुई है। थियरी मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है अर्थ पर ये 3 डिफरेंट वेज से होते हैं। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, दूसरा बाय मैन इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज करके जो मैन है मैन मेड तरीके से जो कन्वर्ट करते हैं, लिमिटेड एक्सटेंट एटमॉस्फेरिक फिनोमिना जैसे थंडर हो गया, लाइटनिंग हो गई, उसके थ्रू भी, जैसा मैंने आपको बताया। सर्टन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कैपेबल है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यहाँ पर फिक्स करे अमोनिया आयंस में। याद कीजिए राइजोबियम बैक्टीरिया है ना, इसमें फ्री लिविंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, एरोबिक एजोटोबैक्टर, एनएरोबिक क्लस्ट्रीडियम, ये सब इन्वॉल्व है। और सिम्बायोटिक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो एसोसिएशन में रहते हैं लिग्यूमिनस प्लांट के, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो रह रहे हैं नॉन लिग्यूमिनस रूट नोडल प्लांट में, है ना। तो मतलब यही चीज़ जो मैंने आपको बोला कि बहुत अगर आप पढ़ोगे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, मैंने यहाँ पर पूरा डायग्रामेटिक व्यू से जो आपको बताया वो सबसे आसान है समझने में। अब यहाँ पर अमोनियम आयंस जो है वो कैन बी डायरेक्टली टेकन अप एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन बाय सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट आता है कि कैन नेवर बी टेकन बाय द प्लांट्स, अमोनियम आयंस कैन नेवर बी टेकन बाय द प्लांट्स, तो ये स्टेटमेंट गलत रहेगा। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो ले सकते हैं, लेकिन फिर बाकियों को नाइट्रेट्स में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है ना। तो बैक्टीरिया जो है यहाँ पर बाकी के यहाँ पर उनको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन नाइट्रेट्स सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया इन द सॉइल, ये प्लांट्स के द्वारा लिए जाते हैं और कन्वर्ट करते हैं एमिनो एसिड्स में जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है प्रोटीन के, है ना। फिर ये प्रोटीन जो है हम इंसान लोग वो सब खाते हैं, और फिर उसके बाद अलग तरीके से डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है जो यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन में। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर पूरी प्रोसेस जो है, पूरी साइकिल जो है नाइट्रोजन साइकिल वो देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हमारा गैसियस साइकिल जो है वो यहाँ पर मतलब वाटर साइकिल हमने देखी, बराबर है, वाटर साइकिल देखी। देन उसके बाद हमने कौन सी देखी? वाटर साइकिल देखने के बाद हमने नाइट्रोजन साइकिल जो है उसको देखा, और उसी के साथ साथ हमने जो कार्बन साइकिल है उसको देखा। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सेडिमेंट्री साइकिल की, मतलब यहाँ पर सेडिमेंट्स की बात होने वाली है। तो फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सर्कुलेट होते हैं बाय मीन्स ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल। मतलब जो फॉस्फोरस है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम भी इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम है ना, मैग्नीशियम काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे सर्कुलेट होंगे? तो ये प्रोसेस, ये साइकिल होती है इसकी सेडिमेंट्री साइकिल। एलिमेंट जो इन्वॉल्व होते हैं सेडिमेंट्री साइकिल में नॉर्मली ये एटमॉस्फेयर से नहीं होता है, लेकिन ये बेसिक पैटर्न जो है फ्लो का वो फॉलो करते हैं। मतलब इसमें इरोजन, सेडिमेंटेशन, माउंटेन बिल्डिंग, वॉल्केनिक एक्टिविटी, बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट, ये सब हमें देखने को मिलता है।
क्योंकि इसी में से वो सारे जो सेडिमेंट्स है वो निकलते हैं और फिर उसके थ्रू हमारे पास आते हैं, है ना। तो फॉस्फोरस साइकिल इसमें सबसे पहले आती है, फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस जो है सेंट्रल रोल प्ले करता है हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम में और वाटर क्वालिटी में। फॉस्फोरस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड वाटर क्वालिटी, वाटर की जो क्वालिटी है और एक्वेटिक इकोसिस्टम में। अब कार्बन और नाइट्रोजन जो है जो प्राइमरली एटमॉस्फेयर से आते हैं, है ना, इसलिए एटमॉस्फेयर में से लिए और कुछ उसमें चेंजेस करके सीधा हमारे इसमें घुस गए। लेकिन ये सेडिमेंट्स अगर हम देखते हैं तो ये तो हमें रॉक्स में देखने को मिलते हैं, मिनरल्स हैं जो रॉक्स में देखने को मिलते हैं, है ना। तो इसलिए नॉर्मली ऐसे हवा से चल के आ जाएंगे क्या? नहीं, यहाँ पर इरोजन होता है, माइनिंग एक्टिविटी होती है जिसके थ्रू ये वाटर में फ्लो होना शुरू होते हैं। पानी में कैसे आते हैं? ये पानी में सीधे एयर से आ जाते हैं क्या? नहीं, ये रॉक्स में होते हैं। रॉक्स को यहाँ पर क्या होना पड़ेगा? इरोड होना पड़ेगा। रॉक्स को माइनिंग एक्टिविटी के जरिए रॉक्स को निकलना पड़ेगा, तब जाकर ये पानी के सर्कुलेशन में आएंगे, वाटर बॉडी में आएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, जो एक्सेसिव ग्रोथ है रूटेड एंड फ्री फ्लोटिंग माइक्रोस्कोपिक प्लांट जो होते हैं लेक्स में, उसकी ग्रोथ के लिए फॉस्फोरस बहुत जरूरी होता है। और ये जो वेदरिंग होती है रॉक्स की, यहाँ पर आप देखिए रॉक है, इसकी वेदरिंग होगी तब जाकर यहाँ पर जो सेडिमेंट्स है वो यहाँ पर आएंगे और इस तरीके से सेडिमेंट्री साइकिल जो है पूरी होते हुए हमें देखने को मिलती है। तो फॉस्फोरस साइकिल यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। इसकी थियरी अगर हम देखते हैं तो मेन स्टोरेज जो है फॉस्फोरस का अर्थ क्रस्ट में है। ऑन लैंड फॉस्फोरस जो है यूजुअली फॉस्फेट्स में फाइंड किया जाता है। वेदरिंग इरोजन जो होता है फॉस्फेट्स का, उसकी वजह से वो रिवर में जाते हैं, स्ट्रीम्स में जाते हैं और ट्रांसपोर्ट होते हैं ओशंस में, है ना। और एक बार ओशन में चले गए तो फॉस्फोरस जो एक्यूमुलेट होता है कॉन्टिनेंटल शेल्स में। जो कॉन्टिनेंटल शेल्स होता है ना पूरा का पूरा, मतलब क्या है, ये जो है ये, फिर ये स्लोप है, ये राइज है, फिर ये मतलब ओशन का बेड है, ये जो है ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ इसको माना जाता है। तो यहाँ पर वो डिपॉजिट जो है वो हो जाता है, बराबर है। और मिलियंस ऑफ ईयर्स क्रिस्टल प्लेट जो है वो राइज होते हैं फ्रॉम द सी फ्लोर और फॉस्फेट जो है लैंड पर फिर से आते हैं, मतलब फिर से ये जमीन पर आ जाते हैं और फिर ये वेदरिंग होगी, फिर ये पानी में जाएंगे, फिर ये इस तरीके से फॉर्म होंगे, फिर ये रॉक इसका फॉर्म हो जाएगा। मतलब इस तरीके की साइकिल यहाँ पर, और ये काफी टाइम लगता है, इससे तो इसको इनपरफेक्ट कहा जाता है ना, कि जितने तेजी से ये वेदरिंग हो रही है उतनी तेजी से बनते नहीं है, बिलियंस ऑफ ईयर्स इसको लगते हैं फिर से रॉक के फॉर्म में वहां पर तैयार होने के लिए। आफ्टर मोर टाइम वेदरिंग जो है वो रिलीज करती है रॉक को और फिर यहाँ पर जो फेज है वो फिर से शुरू हो जाता है। तो अभी नेक्स्ट हम आते हैं सल्फर साइकिल पर। सल्फर रिजर्वायर जो है ये सॉइल में होता है, सेडिमेंट्स में होता है, जहां पर ये मतलब लॉक्ड होता है इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स, ठीक है, जिसमें कोल, ऑयल, पीट, है ना, पायरेट रॉक, देन सल्फर रॉक, इसके मतलब सल्फेट्स के, सल्फाइड के, ऑर्गेनिक सल्फर के इस फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। ये रिलीज होता है वही जब वेदरिंग होती है रॉक्स की, इरोजनल रन ऑफ, जब मतलब पानी का जो बहाव है उसके थ्रू जो इरोजन हमें देखने को मिलता है उसके थ्रू ये जाता है। सल्फर साइकिल जो है मोस्टली सेडिमेंट्री है एक्सेप्ट टू ऑफ इट्स कंपोनेंट। यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S एंड सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2, ये गैशियस कंपोनेंट है ऑफ टू इट्स नॉर्मल सेडिमेंट्री साइकिल। तो ये प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। सल्फर साइकिल अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल सल्फर साइकिल कंप्लीटली इज सेडिमेंट्री साइकिल, अगर ऐसा बोला जाए तो गलत रहेगा। सल्फर साइकिल मोस्टली सेडिमेंट्री एक्सेप्ट दो इसके कंपोनेंट है वो गैशियस इसमें हमें देखने को मिलते हैं। कौन से? एक तो हाइड्रोजन सल्फाइड, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर जो एटमॉस्फेयर में एंटर करता है सेवरल सोर्सेज से, वॉल्केनिक इरप्शन बोलिए, फॉसिल फ्यूल्स बोलिए, इन सब से एंटर करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन जो उससे भी यहाँ पर एटमॉस्फेयर में सल्फर एंटर कर रहा है। देन यहाँ पर जो बर्निंग है फॉसिल फ्यूल का उससे भी यहाँ पर एंटर कर रहा है ना। देन उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं, क्लाउड्स फॉर्म होने का सल्फर जो है वो यहाँ पर रेन के जरिए नीचे आता है और फिर अलग अलग जगहों पर जाता है। ये हार्मफुल नहीं होता है ये, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, मतलब अलग अलग मतलब पानी में ये इस तरीके से एंटर करता है। तो ये यहाँ पर सल्फर साइकिल जो इस तरीके से हमें देखने को मिलती है। मतलब एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन सल्फाइड ये ऑक्सीडाइज हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड में। एटमॉस्फेरिक सल्फर डाइऑक्साइड कैरिड बैक टू द अर्थ। जो सल्फर डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेरिक सल्फर जो एटमॉस्फेयर में है अभी, वो सल्फर डाइऑक्साइड कैसे आता है, तो रेन वाटर में डिसॉल्व होता है एज वीक सल्फ्यूरिक एसिड। वो ये हार्मफुल नहीं है, ऐसा नहीं है कि बात चुभ रहा है, ऐसा ऐसा इस तरीके से आता है। Whatever the source, sulfur जो है in the form of sulfates is taken up by plant and incorporated through series of metabolic process into sulfur bearing amino acid, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आता है वीक, इसलिए यहाँ पर वीक बोला गया है, वीक सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है।
सल्फ्यूरिक बॉन्ड जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सॉइल में फिर से जाता है टू द बॉटम ऑफ पॉन्ड, लेक एंड सीज थ्रू एक्सक्रीशन। जो यहाँ पर एक्सक्रीशन के जरिए निकलता है उसके थ्रू फिर से सल्फर जो है ये वापिस चला जाता है, ठीक है, सॉइल में वापिस चला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ से मिट्टी से आकर मिट्टी में घुल जाना, इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अब सल्फर साइकिल जो है वो भी अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन की। तो अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट आ रहा है। पहला हमने एनर्जी फ्लो देखा, दूसरा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग देखी। अब यहाँ पर हम आते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म। सक्सेशन मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा था कि जो राजा है, राजा का बच्चा ही थ्रोन पर आएगा, है ना, ये सक्सेशन हो गया कि इसका सक्सेसर ये है। तो इस तरीके से होता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब क्या, प्रोसेस ओवर टाइम ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी। प्रोसेस ओवर टाइम ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो उसकी प्रोसेस है एक, जहाँ ओवर टाइम ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है याद कीजिए, कम्युनिटी क्या है याद करो दिल भर मेरे। कम्युनिटी क्या थी, एक इंडिविजुअल घोड़ा, है ना, ये क्या रहेगा, ये एक इंडिविजुअल रहेगा, बहुत सारे घोड़े आ गए, पॉपुलेशन बन जाएगी, है ना, देन उसके बाद यहाँ पर कुछ और भी आ गए, कम्युनिटी तैयार हो जाएगी। तो इसको हम कम्युनिटी कहते हैं, बराबर है। इकोलॉजिकल सक्सेशन अगर हम देखते हैं, सक्सेशन कब आता है, जब सीरीज ऑफ कम्युनिटीज जो है रिप्लेस करते हैं वन अनदर लार्ज स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन की वजह से। आइदर नेचुरल हो सकता है, मैनमेड हो सकता है, तबाही, तबाही, पेंडेमिक, उसकी वजह से अगर कम्युनिटी जो है रिप्लेस कर दी, एक पहले कोई कम्युनिटी थी उसको ये कम्युनिटी पूरी तहस नहस हो गई, पूरी बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, उसके जगह दूसरी कम्युनिटी आ गई, उसने दूसरी कम्युनिटी ने अपना हक जो है वो जमा लिया है, उसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। डायनासोर पूरे चले गए, दूसरे आ गए, इकोलॉजिकल सक्सेशन। समझ में आया। ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूज, वन कम्युनिटी रिप्लेसिंग अनदर कम्युनिटी अंटिल स्टेबल और मैच्योर कम्युनिटी जो है वो डेवलप ना हो जाए, तब तक ये चलता रहता है कि एक कम्युनिटी गई, दूसरी आ गई, दूसरी गई, तीसरी आ गई, तीसरी आ गई। जो इकोलॉजिकल सक्सेशन इज अ पार्ट ऑफ नेचर, ये कंटिन्यूस होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। महाभारत में कृष्ण ने बोले है ना, क्या बोले हैं कि अधर्मियों का पाप, अधर्मियों का विनाश होता रहेगा, धर्म की स्थापना होती रहेगी, यदा यदा ही धर्मस्य, वो करने के लिए मैं उपस्थित होता रहूंगा, अवतार लेता रहूंगा, है ना। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है इस पार्ट ऑफ द नेचर, ये होता रहेगा। सक्सेशन इज अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस, जो यहाँ पर स्टैब्लिशमेंट जो है रिलेटिवली स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है वो होती रहती है। यहाँ पर देखिए पहले बेयर रॉक थे, फिर उसके बाद लीचेंस यहाँ पर आ गए, फिर उसके बाद हर्ब स्टेज, हर्ब्स जो है वो यहाँ पर आने लगे, है ना, फिर इस तरीके श्रब्स बनने लगे, बड़े बड़े फॉरेस्ट ट्रीज जो है वो यहाँ पर बनने लग गए। तो इस तरीके से कम्युनिटी जो है वो चलती रहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पाइनियर स्पीशीज, यहाँ पर ये पाइनियर मतलब जिन्होंने शुरुआत की है वो स्पीशीज आई। फिर यहाँ पर जहाँ अच्छे खासे झाड़ श्रब्स बन गए वहाँ इंटरमीडिएट स्पीशीज आ गई। फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी, अब ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी काफी स्टेबल होती है। फिर ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी खत्म होने के बाद फिर मूवी खत्म, क्लाइमेक्स खत्म, मूवी खत्म, फिर यहाँ पर जो फिर से जिन ये है आते रहते हैं, बेयर रॉक, लीचेस, स्मॉल एनुअल प्लांट, ग्रासेस, श्रब्स, एंड देन यहाँ पर बड़े बड़े प्लांट्स, ट्रीज। तो सक्सेशन जो है यहाँ पर दो तरीके के होते हैं, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। प्राइमरी सक्सेशन होता है, सेकेंडरी सक्सेशन होता है। प्राइमरी मतलब क्या, प्राइमरी मतलब क्या, जो पाइनियर स्पीशीज है, यहाँ पर हमने देखा पाइनियर स्पीशीज, जो पाइनियर है जिसने शुरुआत की थी, है ना, जो पाइनियर स्पीशीज है डिसअपियर हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि हैबिटेट कंडीशन जो है वो चेंज हो जाती है। जो उसको, जिसमें वो सर्वाइव कर सकता था, जिसमें वो जिंदा रह सकता था, वो कंडीशन ही यहाँ पर खत्म हो जाती है, खराब हो जाती है। इसलिए जो पाइनियर जिसने शुरुआत की थी वो गया, खत्म, खत्म, ठीक है, वो खत्म हो जाती है। एंड इन्वेजन ऑफ न्यू स्पीसीज, यहाँ पर उसकी प्रोग्रेस, शुरुआत जो है वो हो जाती है, जिसमें रिप्लेसमेंट होता है ऑफ प्रिसाइडिंग कम्युनिटी, है ना। यहाँ पर देखिए कम हो रहा है खतरनाक तरीके से, प्रिसाइडिंग कम्युनिटी धड़ 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 धड़। एज कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूज टू डेवलप, जैसे जैसे डेवलप होते रहते हैं, ज्यादा डाइवर्स और कंपटीशन जो है वो इंक्रीज होता जाता है। देखिए किस तरीके से कंपटीशन जो है वो भी यहाँ पर इंक्रीज होता जा रहा है ना। और फिर जाता है सेकेंडरी, मतलब प्राइमरी में आपको याद रखना है पाइनियर, जो पाइनियर कम्युनिटी है, पाइनियर स्पीशीज है, वो यहाँ पर खत्म हो गई, खत्म। सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी जब प्लांट जो है ऑर्गेनाइज एन एरिया इन विच क्लाइमेक्स कम्युनिटी हैज बीन डिस्टर्ब। क्या है यहाँ पर जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, यहाँ से देखिए पाइनियर जो स्पीशीज थी वहां से होते 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 हम यहाँ पर क्लाइमेक्स तक आ गए, बराबर है, सक्सेशन होते होते क्लाइमेक्स तक आ गए। अब क्लाइमेक्स क्या है, क्लाइमेक्स अगर डोलने लग जाए,
क्लाइमेक्स अगर यहाँ गड़बड़ा जाए, वहां दूसरी कम्युनिटी अटैक कर लेगी कि हम यहाँ पर आते हैं भैया क्लाइमेक्स, क्योंकि क्लाइमेक्स सबसे स्टेबल होता है, उस पर अटैक कर लेगी दूसरी कम्युनिटी अगर वो अनस्टेबल रहा तो उसको कहते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी में जो पाइनियर स्पीसीज है उस पर अटैक हो रहा है, मतलब वो खत्म हो रहा है, उसको सही सूटेबल एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है। सेकेंडरी में जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है वो अनस्टेबल होने की वजह से उस पर दूसरी कम्युनिटी अटैक कर रही है, वो दूसरी कम्युनिटी उसकी जगह पर आ रही है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। मतलब प्राइमरी सक्सेशन में पाइनियर बर्बाद होते हैं, खत्म होते हैं, सेकेंडरी में क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है खत्म होती है। तो और अगर रिफाइन करके समझना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी, एकदम आसान शब्दों में यहाँ पर टेबल में दिया हुआ है कि जहां पर कोई भी कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी पहले वो प्राइमरी सक्सेशन, जहां पर कम्युनिटी एग्जिस्ट करती थी सेकेंडरी सक्सेशन। लीचेन जो है फर्स्ट ऑर्गेनिज्म में अपीयर होने के लिए, यहाँ पर ग्रासेस, शर्ब्स, वीड्स ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म में अपीयर होने के लिए, क्योंकि क्लाइमेक्स इसमें वो आते हैं तो क्लाइमेक्स वाले ही आएंगे बड़े बड़े। इट में टेक वेरी लॉन्ग टाइम, ये शॉर्टर टाइम में होता है। नंबर ऑफ सीरियल कम्युनिटीज, यहाँ पर नंबर ऑफ सेरियल कम्युनिटी ये काफी लो होती है। यहाँ पर और अच्छे तरीके से आप देख सकते हो, है ना, इनिशिएटेड ड्यू टू बायोलॉजी और एनी एक्सटर्नल फैक्टर, यहाँ पर स्टार्ट होता है एक्सटर्नल फैक्टर के वजह से ही। जो सेकेंडरी सक्सेशन है वो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से ही होता है, भैया क्लाइमेट चेंज में बहुत बुरी तरीके से हो गया, ये बायोलॉजिकल जो है उसकी वजह से भी, क्योंकि बायोलॉजिकली कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से वो पाइनियर कम्युनिटी जो है उसके तरह उसको चीज़ें मिलती नहीं है तो वो खत्म, उसके जो दूसरी कम्युनिटी ने वो अटैक कर लिया है कि भाई तुम कहाँ हो, हम सबसे ताकतवर हम हैं, हमारे पास बुद्धि है, हम यहाँ पर अटैक करेंगे, है ना। ये डेवलप इन एन बैरन एरिया, ये डेवलप करता है डिस्टर्ब्ड एरिया में। क्लाइमेक्स कम्युनिटी अगर डिस्टर्ब्ड हो वहां पर वो अटैक करता है, ये बैरन कोई नहीं है, वहां पर आराम से आ रहे हैं, है ना। पाइनियर स्पीशीज कम फ्रॉम आउटसाइड एनवायरमेंट, यहाँ पर पाइनियर स्पीशीज जो है डेवलप करती है एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट में से, तो ये चीज आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। तो अब यहाँ पर प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन का थियोरी पार्ट जो है वो दिया हुआ है। जैसे प्राइमरी सक्सेशन ऑन टेरेस्ट्रियल साइट अगर हम देखते हैं, न्यू साइट इज फर्स्ट कॉलोनाइज्ड बाय फ्यू हार्डली पाइनियर स्पीशीज, जो माइक्रोब्स होते हैं, लीचेंस होते हैं, मोसेस होते हैं। पाइनियर्स ओवर फ्यू जनरेशन, यहाँ पर हैबिटेट कंडीशन जो है वो चेंज हो जाती है ग्रोथ डेवलपमेंट की वजह से, नई कंडीशन यहाँ पर आती है और नई कंडीशन जो है पाइनियर स्पीशीज के लिए सूटेबल नहीं रहती है, तो यहाँ पर प्राइमरी सक्सेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो पाइनियर्स उनकी डेथ हो जाती है, एनी डीके लीव्स पैचेस ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें स्मॉल एनिमल जो है वो रह सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होते हैं बाय दीज पाइनियर स्पीशीज, प्रोड्यूस ऑर्गेनिक एसिड, डिकम्पोजिशन की वजह से कुछ एसिड जो है वो यहाँ पर फॉर्म होते हैं जो डिजॉल्व होते हैं सबस्ट्रेटम में, न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर रिलीज होते हैं, उसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं, ठीक है। देन ऑर्गेनिक डेब्रिज जो है एक्यूमुलेट होते हैं पॉकेट्स में, क्रीसेस में, यहाँ पर सीड्स वो लॉज ग्रो यहाँ पर हो सकती है। कम्युनिटी जो ऑर्गेनिजम्स की कंटिन्यू टू डेवलप, इट बिकम मोर डाइवर्स, कॉम्पिटिशन जो है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कॉम्पिटिशन जो है वो यहाँ पर इंक्रीज होती जाएगी। सेकेंडरी में अगर हम थियोरी देखते हैं, यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है, थियोरी है, ठीक है, जो हमारे एग्जाम के लिए आपको लिखना पड़ सकता है, इसलिए मैंने थियोरी भी यहाँ पर दे दी है ताकि कुछ भी हमारा ना छूटे। सेकेंडरी सक्सेशन ऑकर होता है जहाँ प्लांट जो है रिकॉग्नाइज करता है एरिया जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो डिस्टर्ब्ड है, जैसे हमने देखा क्लाइमेक्स कम्युनिटी अगर डिस्टर्ब्ड है तो। मैच्योर या इंटरमीडिएट कम्युनिटी जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाती है नेचुरल इवेंट्स के थ्रू, जैसे फ्लड्स हो गया, ड्रॉट हो गया, फायर, स्टॉर्म, ह्यूमन इंटरवेंशन, डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर, ये सब की वजह से। एंड देन यहाँ पर क्या होता है, जब वो पूरा बर्बाद हो जाता है तो फिर धीरे धीरे वहाँ पर शर्ब्स, ग्रासेस जो है वो उगना शुरू हो जाते हैं। ओवर द ईयर फॉरेस्ट कम्युनिटी जो है वो डेवलप हो जाती है ना, एंड इवेंचुअली कुछ ट्रीज जो है वो इस एरिया में आ जाते हैं। अबंडेंट फार्म लैंड जो है ओवर द पीरियड यहाँ पर डोमिनेट करने लग जाता है, तो इस तरीके से हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर और एक टर्मिनोलॉजी है, ऑटोजेनिक एंड एलोजेनिक सक्सेशन। अब क्या है, व्हेन सक्सेशन इज बॉट अबाउट बाय लिविंग इनहैबिटेंट, जो सक्सेशन है वो अगर लिविंग इनहैबिटेंट्स की वजह से लाया गया है, कम्युनिटी इटसेल्फ, प्रोसेस को ऑटोजेनिक कहा जाता है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिविंग इनहैबिटेंट की वजह से लाया गया है। चेंजेस जो है वो अगर आउटसाइड फोर्सेस की वजह से आया है तो उसको एलोजेनिक सक्सेशन जो है वो कहा जाता है। ये दो टर्मिनोलॉजी आपको डेफिनेशन में आ सकती है, पता रहना चाहिए। तो ऑटोजेनिक सक्सेशन क्या है, सक्सेशन जो है बायोटिक फैक्टर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा लाया गया है स्पेसिफिक कम्युनिटी के। एलोजेनिक मतलब क्या है, सक्सेशन जो है अबायोटिक फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से सक्सेशन जो है वो लाया गया है। मेन फैक्टर बायोटिक फैक्टर है, यहाँ पर अबायोटिक फैक्टर एक्सटर्नल, ठीक है, फ्लड्स ये सब। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन जो है स्टार्ट होता है ऑटोजेनिक सक्सेशन से, ठीक है, एंड प्राइमरी सक्सेशन जो है वो यहाँ पर जो एलोजेनिक सक्सेशन है उसके थ्रू हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता रहना चाहिए। देन ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक सक्सेशन जो है ये भी हमें देखने को मिलता है। सक्सेशन जिसमें इनिशियली ग्रीन प्लांट जो है बहुत ज्यादा थे,
इन क्वांटिटी उसको ऑटोट्रॉपिक सक्सेशन कहा जाता है, जिसमें ग्रीन प्लांट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रीन प्लांट और ऑटोट्रॉप्स खुद का खाना खुद बनाते हैं ऑटोमेटिकली। वंस इन विच हेटरोट्रॉप्स आर ग्रेटर इन क्वांटिटी, उसको हेटरोट्रॉपिक सक्सेशन जो है वो कहा जाता है। जिस सक्सेशन में हेटरोट्रॉप ज्यादा है, सेकेंडरी कंज्यूमर ज्यादा है, प्लांट्स तो प्रोड्यूसर हो गए, कंज्यूमर ज्यादा है, वो हो गया हेटरोट्रॉपिक सक्सेशन। सक्सेशन जो है फास्टर होता है एरिया में मिडल ऑफ लार्ज कॉन्टिनेंट। क्यों? यहाँ पर सक्सेशन ऑकर फास्टर इन एरिया एग्जिस्टिंग इन मिडल ऑफ द लार्जर कॉन्टिनेंट। क्यों? क्योंकि जितने भी यहाँ पर सीड्स है, प्लांट्स बिलोंग्स टू डिफरेंट सेट्स एंड वुड रीच मच फास्टर, स्टैब्लिश एंड अल्टीमेटली रिजल्टिंग क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो ये हमें सक्सेशन जो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको कोर्सेज पसंद आते हैं तो दूसरों को भी आप रिकमेंड जरूर कीजिए, इससे हमारी फैमिली और बढ़ेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद।